नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी आप सभी जानते हैं एक सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है और जब से मोदी जी ने जब से अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन के बाद एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि गांव-गांव तक हर जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसका इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और गांव-गांव तक वो सोलर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सस्ते दामों में सोलर प्रोजेक्ट वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस न्यूज़ आने के बाद ही जितने सारे सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी था, जैसे टाटा पावर हो गया, अदानी पावर हो गया, उसके साथ-साथ पावर ग्रिड हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से केपीआई ग्रीन भी हो गया। ये सारे कंपनीज़ एक लंबा-सा जर्नी देखने को मिला। तो अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आपको चर्चा करूँ, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए लगातार-लगातार पहले तो ग्रोथ हो ही रहा था और इस न्यूज़ के आने के बाद और भी 4 चाँद लग गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सर इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे लगातार बाइंग होते चले जा रहे हैं, तो क्या इस टॉप लेवल में बाय किया जाए? देखिए आपको हमेशा मैं एक चीज़ कहूँगा कि फोमो बाइंग मत करना। फोमो बाइंग का मतलब है फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आप आपको पता ही नहीं है इसके ऊपर कितना जाने वाला है और इसका कोई रेंज ही नहीं है, कहाँ तक जाने वाला है। अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, अगर यहाँ से नीचे आए तो कितना तक आएगा। तो जब इस तरीके से कोई भी सिचुएशन आपके पास नहीं है, तो उस तरीके से सिचुएशन में अगर आप बाय कर लेते हैं, तो उसको कहा जाता है फोमो बाइंग। मतलब आपको लग रहा है कि चलो इतना दूर आया है, तो और भी ऊपर जाएगा। ये जो आपका कन्फ्यूज़न है, तो उस कन्फ्यूज़न को आपको मिटाना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट से पैसा बनाने के लिए आपको हमेशा अ, कितने टाइम आप इंतज़ार कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको पैसा मिलेगा। मतलब आप कितने पेशेंस दिखा सकते हैं। देखिए 2 तरह के पेशेंस का ज़रूरत है। पहले बाय करने के देखिए बिफोर बाइंग एंड आफ्टर बाइंग, तो दोनों चीज़ को याद रखना होगा। बाइंग आप कभी भी कर सकते हैं, मगर बाइंग करने से पहले आपको पेशेंस दिखाना होगा और बाइंग करने के बाद आपको पेशेंस दिखाना होगा, तभी पैसा बनेगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए कि आप जब कोई पैटर्न नहीं बन रहा है और अचानक आप किसी जगह पे बाइंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप पेशेंस नहीं दिखाया। बाइंग मतलब बिफोर बाइंग आपने पेशेंस नहीं दिखाया। तो बाइंग होने के बाद आपने फटाफट एग्ज़िट कर लिए, तो आपने आफ्टर बाइंग वो भी पेशेंस आपने नहीं दिखाया। तो हमेशा आपको कोई भी पैटर्न्स का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बना था, क्या बना? कप विथ 100 पैटर्न्स बना, फाइनली टारगेट को अचीव किया। छोटा-सा टारगेट था, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से कोई भी तो पैटर्न बनने दीजिए और यहाँ पे तो रुकने दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत दिनों तक होल्ड कर रहा था और मैंने आपको ये भी बताया, जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तो मैं 30% तक टारगेट लूँगा। तो फाइनली यहाँ पे 30% तक टारगेट मिला। कोई बात नहीं, उसके बाद मैंने इंतज़ार किया कि कोई भी फिर से एक रेंज बने, कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो मैं एंट्री लूँगा। तो यहाँ पे टाइम बनने दीजिए, यहाँ पे वेट करिए, क्योंकि हर बार एंट्री लेते रहेंगे, तो शायद आपको 1-2 बार प्रॉफ़िट मिल जाए और बाकी टाइम आपको बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा केपीआई ग्रीन एनर्जी कोई खराब कंपनी नहीं है, मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है। 2 नेगेटिव पॉइंट्स है इस कंपनी का, एक देखा जाए तो एक डेप्थ बहुत ज़्यादा है, कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है। उसके साथ-साथ कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स 50% होल्डिंग प्लेजिंग है। ये दोनों नेगेटिव पॉइंट के कारण शेयर में एक प्रेशराइज़ देखने को मिल जाता है। बाकी सब कुछ आपको ठीक दिखेगा, कंपनी कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंपनी लगातार खुद का सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इतना ज़्यादा कर्ज़ा लेने के बाद कंपनी कर्ज़े को इंटरेस्ट के हिसाब से मिटाने के बाद भी कंपनी का प्रॉफ़िट मार्जिन में, नेट प्रॉफ़िट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया, कोई भी खराबी नहीं आया, लगातार कंपनी प्रॉफ़िट को बढ़ाते चले गए। इतना शानदार जब कोई कंपनी परफ़ॉर्मेंस कर रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर पीछे हटना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए कुछ क्वांटिटी ऐड किया हूँ और शॉर्ट टर्म के लिए जब भी मुझे ट्रेड मिला, तब तो मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया भी था और टारगेट भी अचीव हो गया। और आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है, जब-जब ट्रेड बनता है तो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने वाला है, क्योंकि एफएस के पास तो होल्डिंग पहले था, वो होल्डिंग बढ़ चुके हैं और डीएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं था, वो इस बार फर्स्ट टाइम होल्डिंग को बढ़ाया है। तो कुछ ना कुछ बड़ा धमाका तो होने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज़। इस कंपनी के ऊपर पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा, क्योंकि एक एंट्री लेवल यहाँ पे मिला था, कुछ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे मैंने प्रॉफ़िट बुक किया। क्यों?
क्योंकि उसके कारण ये है कि टारगेट होने से पहले ही मैंने प्रॉफिट बुकिंग क्यों किया? सबसे पहले ये समझिए। देखिए, जब भी आप इस तरीके से कोई कफ विद 100 पैटर्न्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनता है, तो उसको मार्किंग कर लेना। जो हेड का साइज़ है उसको मार्किंग करना और वो ही लेवल यहाँ पे आपको बिठाना है। तो वो बन जाएगा आपका एंट्री लेवल से टारगेट। तो ये टारगेट पहले मार्किंग करना और उसके बाद आपको ये देखना है कि प्रीवियस कोई स्विंग लेवल है कि नहीं। अगर स्विंग लेवल टारगेट के नज़दीक है, मतलब टारगेट के नीचे है, टारगेट के नीचे अगर स्विंग लेवल है, तो जब भी उस लेवल को टच करे तब भी आपको एग्ज़िट होना है। ध्यान रखिएगा, तब भी आपको क्या करना है? एग्ज़िट होना है। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए, स्विंग लेवल का मतलब है यहाँ पे स्ट्रांगली क्या था? रेजिस्टेंस। काम क्या था? बिग सप्लाई ज़ोन। यहाँ से ही शेयर क्या हुआ था? बिग क्रैश हुआ था। इसका मतलब जब भी इस लेवल को टच करेगा तब भी उस लेवल से करेक्शन होगा। आप देखिए, उस लेवल को टच करने के बाद ही क्या हो रहा है? करेक्शन हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर अ, इस तरीके से कब मुझे पता चलेगा? देखिए, पहले तो आपको एंट्री लेने के बाद आपको हर दिन मार्केट ओपन होने प्री मार्केट में ही आपको देखने को मिल जाएगा वो कहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर आपको पता है कि आज इस लेवल में है और टारगेट यहाँ पे होने वाला है, तो आप प्री मार्केट में ऑर्डर लगा भी सकते हैं। ऑर्डर लगा के रखिए। तो ऑर्डर लगा देंगे तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो एग्जिट भी हो जाएंगे आप। तो कहने का मतलब है आप इस तरीके से समझ कर काम करिए। ऐसे नहीं कि आपने वेट किया जब तक इस लेवल को टच नहीं करेगा तब तक मैं सेल नहीं करूंगा। तो शायद वो टच ना करे, उसके बाद फिर से वही लेवल में आप पहुँचे। उसके बाद और भी क्रैश हो जाए, कोई बात नहीं, आपको हमेशा इस तरीके से चीज़ों को फ़ॉलो अप करना पड़ेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फ़ोकस रखिए क्योंकि कंपनी इस खराब सिचुएशन में है। क्योंकि केमिकल सेक्टर का डिमांड कम हुआ, फिर भी इस कंपनी के ऊपर उतना मतलब प्रेशराइज़ तो है, मगर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि ये कंपनी खत्म हो गया, कंपनी का प्रॉफ़िट नेगेटिव में चला गया, ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ। कंपनी 70 करोड़ से घट के मतलब 150 करोड़ था, उससे घट के 70 करोड़ हुआ था। अभी कितना बना? 90 करोड़ के आसपास। तो देखिए, एज़ ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर क्या करें? देखिए, कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्टर तो बने हुए हैं, जैसे एफएस है, जैसे डीएस है, जैसे पब्लिक है। हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता है क्योंकि हर व्यक्ति यही जानते हैं कि आज केमिकल सेक्टर का हालत खराब है, ऐसे नहीं कि हमेशा हालत खराब रहेंगे। आज नहीं तो कल वो रिकवरी करेगा और एक अच्छा खासा धमाका भी देखने को मिल सकता है। बाकी आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, तो कुछ डिलीवरी का परसेंटेज वीक होता देखने को मिला। क्यों? क्योंकि शेयर में एक करेक्शन हो रहा है तो उस टाइम में लोग डिलीवरी कम उठाते रहते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से काम करते हैं मुझे एक बार ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका लाइक बहुत मोटिवेट करता है और बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते रहते हैं मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आईडीबीआई बैंक के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया, वो ट्रेड बहुत शानदार शानदार ट्रेड है मेरे हिसाब से। और ट्रेड क्यों लिया वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। मतलब कहाँ पे लिया बोर्ड में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक लंबा जर्नी के हिसाब से क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ। फाइनली कप विद हैंडल बटन्स बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट इस जगह पे कंफर्मेशन हुआ। कंफर्मेशन होने के बाद देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा था और ट्रेड करने के बाद क्या हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। क्यों ब्रेकआउट हुआ? कंपनी का जो ये रिजल्ट है, मतलब क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है वो फाइनली आ चुके थे और रिजल्ट बहुत शानदार हुआ जिसके चलते ही एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। अभी इस कंपनी के मैं टारगेट कहाँ तक लेके चल रहा हूँ, मेरा टारगेट है करीबन 114 के आसपास। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, 110 के आसपास मेरा टारगेट है। और मज़ेदार बात यही है कि 114 में इसका प्रीवियस स्विंग हाई है। तो स्विंग हाई जहाँ पे रहेगा, उस लेवल के नीचे, अगर उस लेवल के नीचे अगर कोई एंट्री और टारगेट लेवल बन रहा है तो सोचिएगा वहाँ तक जाने का कंपनी बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। और मेरे हिसाब से यहाँ पे और भी बहुत सारे स्विंग लेवल है, इस लेवल को वो ब्रेकआउट करके टॉप जो स्विंग लेवल है उस लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। तो आराम से मुझे टारगेट मिलने का चांसेस है। तो फिर भी कोई 100% गारंटी नहीं होता कि टारगेट होगा करके, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं कुछ पैरामीटर्स को चेकआउट करके ही काम किया था। जैसे आप देखेंगे तो इस बार कंपनी का सेल्स देखिए, अच्छा खासा सेल्स को ग्रोथ किया। तो उसके बाद एक्सपेंस को, इंटरेस्ट को पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या हुआ? 399 करोड़ से 618 करोड़, 950 करोड़ और अभी कितना 1500 करोड़ के आसपास। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिले। तो फर्स्ट टाइम कंपनी 1500 करोड़ को क्रॉस ओवर किया है। तो इस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप तो बनता हुआ देखने को मिलना चाहिए था। फाइनली वो यहाँ पे मिल भी चुका है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यू करूँगा। हाँ, एक बात इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा वीकनेस है, वो है इसका होल्डिंग। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स था, आज भी उतना होल्डिंग है। तो प्रोमोटर को शेयर को बेचना पड़ेगा तभी तो इंस्टीट्यूशन खरीदारी करेंगे क्योंकि प्रोमोटर के पास ही 94% होल्डिंग है और सेबी के रूल्स के
हाँ, सेबी के रूल्स के हिसाब से कोई भी कंपनीज़ के ऊपर प्रोमोटर का होल्डिंग 75% के ऊपर होना नहीं चाहिए। तो जब बाकी होल्डिंग्स को बेचेंगे, तो तब इसका होल्डिंग कौन खरीदारी करेंगे? आपको क्या लग रहा होगा? पब्लिक खरीदारी करेंगे? हाँ, पब्लिक छोटा-मोटा क्वांटिटी तो ऐड करेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा एफएस और डीएस खरीदारी करेंगे। क्योंकि इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, वो बेस्ट तरीके से देखने को मिला। बाकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, आईडीबीआई बैंक के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम आप देख सकते हैं ग्रोइंगटन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत दिनों के बाद अपडेट जो था वो अपडेट फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। स्प्लिट का अपडेट था और स्प्लिट एक के बदले आपको 10 शेयर कंपनी देने वाला है। इसका मतलब फेस वैल्यू जो 10 था वो एक बनने वाला है और इस एक फेस वैल्यू बनने के कारण एक के बदले कंपनी 10 शेयर देंगे और वो भी कब 31 जनवरी में। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे वीडियो हमेशा मैं बोलता हूँ, मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होता है। मेरे खुद के ओपिनियन, मेरे खुद का स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको स्ट्रैटेजीज़ अच्छा लगे तो उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए। ठीक है, ब्लाइंडली किसी के ऊपर भरोसा मत करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।